carbons, carbon dioxide, carbon monoxide, methane in the atmosphere, excess in सबका यही पोल्यूशन है। तो मेरे तो टीचर कहा करते थे कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना, ये क्लास के माहौल को पोल्यूट कर देते हैं। तो वो बोलते थे ये पोल्यूटेंट है। Any unwanted foreign particle in a area, basically. कौन बताएगा? मैत्री बताओ भाई। Harmful views. हार्मफुल, मैत्री बताओ। सब पोल्यूटेंट्स जो हो सकते हैं जैसे ग्रीन हाउस। अच्छा आमना, अगर वो हार्मफुल ना हो तो पोल्यूटेंट नहीं है या है? तो अगर हार्मफुल नहीं है उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए तो फिर मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा एक बात बताओ आमना, मैं क्या करता हूँ ना कि मैं आपको एक ग्लास वाटर देता हूँ, एकदम बिल्कुल बोरोसिल वाले बढ़िया वाले ग्लास में, है ना, एकदम ब्रांडेड, कोई बढ़िया जबरदस्त अच्छे से ब्रांड का, है ना, आइशर वाइशर के ग्लास में। एक बढ़िया सा साफ सा ग्लास आपको देता हूँ, ग्लास मैंने स्टरलाइज कर लिया। मैं क्या करता हूँ कि उसमें आधा ग्लास पानी भर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, रोड से कुछ पत्थर उठा लाता हूँ। पत्थर को पहले मैं साफ करूंगा बढ़िया से, एकदम एसिड से साफ करता हूँ, रोड से उठा के लाऊंगा नाली से। फिर पत्थर को मैं साफ करूंगा, स्टरलाइज करूंगा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, जितने एंटीसेप्टिक्स होते हैं उससे भी साफ कर लेता हूँ, तुम्हारे ग्लास में डाल देता हूँ। बताओ पानी पियोगी? सर नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगी, बट पिया जा सकता है। लेकिन लुक इट्स नॉट हार्मफुल, है ना, है कि नहीं? बताओ हार्मफुल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना? ये तो हार्मफुल नहीं है। नहीं होगा, बट स्टिल यू वोंट टेक जा इट, सकता है ना? नहीं, बट स्टिल वी वोंट टेक इट। नो, none of us will take क्योंकि आपने मुझे बता दिया कि आप वो नाली से उठा के लेकर आए थे। तो फिर भी अगर पत्थर पड़ा होगा तो भी तुम नहीं पियोगी, उसको निकाल दोगी अगर ना भी बताया जाए, है ना? तुम क्या बोलोगी कि मतलब ये तो मतलब गंदा पानी है, इसमें पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर डाल के कोई पानी देता है, ये तो बोलोगे ना? चलो वो अनवांटेड होता है। तो वही तो मैंने पहले कहा था, फॉरेन। हाँ बिल्कुल, पहले तुमने एकदम सही कहा था, मैंने तभी तो तुमसे क्लियर किया। पहले तुमने आधी डेफिनेशन पूरी सही बताई थी, ठीक है? फिर तुमने कहा कि इट शुड हार्म टू बॉडी, तभी तो मैंने तुमसे पूछा कि क्या अगर बॉडी को हार्म ना करे तो पोल्यूशन है? यस इट इज देयर, ठीक है। अभी क्या होता है कि आप कहते हो कि आपके बीच में मतलब क्लास में एक बच्चा बैठा है, वो फ्रिक्वेंटली लोगों को गाली देता है, इधर वाले बच्चे को उधर वाले बच्चे को। आप क्या बोलते हो? ये टीचर भी बोलता है, बाकी सब लोग बोलते हैं कि गंदा बच्चा है, ये क्या करता है, क्लास के माहौल को पोल्यूट करने का काम करता है। तो अब वो गाली किसी को मार तो नहीं दे रहा है, चिपक भी नहीं जा रही है, ना किसी को इंजरी हो रही है गाली से, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्लास के माहौल को पोल्यूट कर रहा है। तो पोल्यूशन क्या है? एनी अनडिजायरेबल थिंग इन नेचुरल एनवायरमेंट, इफ इट्स प्रेजेंट इट इज पोल्यूटेंट। ऐसे किसी चीज की उस ग्लास वाटर में उन पत्थरों की जरूरत नहीं है, दे आर अनडिजायर्ड एलिमेंट, दे आर नॉट सपोज टू बी ओवर देयर, देन दे आर पोल्यूटेड। तो अगर किसी भी नेचुरल एनवायरमेंट में कोई भी अनवांटेड अनडिजायरेबल चीज एड ऑन कर दी जाती है तो पोल्यूटेंट है, वो चाहे हार्म करे और चाहे वो हार्म ना करे। क्लियर है भाई? यस सर। नोट कर लो इसी बात पे। पोल्यूशन इज एनी undesirable change, pollution is any undesirable change in physical, chemical or biological characteristic. Pollution is any undesirable change in physical, chemical or biological characteristic of air, land, water, air, land, water or soil. Air, land, water or soil. Full stop. Agent that bring out such change, agent that bring out such change are called pollutant. अगली जो मैं लाइन लिखाने वाला हूं ये प्योरली नीट की लाइन है ना? तो नोट करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया have passed Environment Protection Act, Environment Protection Act 1986,
to improve quality of air, to improve quality of environment, sorry, to improve quality of environment. सर ये कौन सा था? 1986, ये 1986। अब देखो क्या हुआ, आपने, चलो आपने तो खैर नहीं देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। पहले क्या होता था ना, मतलब जब मैं बहुत छोटा था, इवन आई वाज नॉट इन 12th, जब मैं क्लास 6, 7th, 8th में, मुझे याद है, अभी भी आप में से कुछ लोग देख लेते होंगे, ट्रक वाले क्या करते थे ना, वो 6-7 हॉर्न बड़े बड़े लगा के रखते थे, बड़े बड़े, वो 2-2 फीट के हॉर्न होते थे, और वो हॉर्न कई बार ऊपर लगे होते थे, कई बार नीचे लगे होते थे, और वो हॉर्न 1 किलोमीटर दूर से सुनाई देता था। प्रेशर हॉर्न उनको बोलते थे, बहुत हैवी हॉर्न्स होते थे, और वो शायद ट्रक में देखे किसी ने, वो अजीब सी आवाज निकालते हैं, The air horn. हाँ, एयर हॉर्न जो होते हैं, जिनको प्रेशर हॉर्न बोलते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो चोंगे जैसे होते हैं, यस यस सर देखा है। है ना, Yes, वो sir, प्रोहिबिटेड हैं और बहुत तेज बजते थे। तो आज की डेट में आपको हॉर्न नहीं दिखाई देगा, और अगर आपकी गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है, ठीक है, तो वो ट्रैफिक रूल के अगेंस्ट है और आपको चालान आपका हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, वो जो लोग दिल्ली में साइलेंसर लगवा लेते हैं बुलेट वगैरह में, है ना, बहुत वो Yes, sir. ड्राइव चलती यस है ना। सर। हाँ, तो वो सब क्या है, वो सब एयर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 86 में ये एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट दिया। अब नॉइज पोल्यूशन को कब ऐड किया गया? सो नॉइज पोल्यूशन को 1986 में 7 में इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके एनवायरमेंट में नॉइज को भी एड ऑन कर लिया गया, और नॉइज पोल्यूशन बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस पोल्यूशन एक्ट, राइट। तो नॉइज पोल्यूशन को इसे इनकॉर्पोरेट किया गया। दिस इज क्वेश्चन, नोट करेंगे। तो चैप्टर का नाम environmental issues है ना? हाँ, एनवायरमेंट पोल्यूशन है चैप्टर का नाम। सो हाँ, बोलो बेटा। तो वो ट्रक का वो हॉर्न बैन है ना, लेकिन साइलेंसर्स तो अभी भी चलते हैं। चलते हैं ना, वो देखो जाके दिल्ली में पकड़ पकड़ के पुलिस वाले खड़े रहते हैं, पकड़ पकड़ के चालान काट लेते हैं, साइलेंसर खुलवा वहीं पे लेते हैं। अच्छा तो वो बैन है कि मतलब बैन है भाई, एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर का नाम है। बैन नहीं, एक देखो, आप एक पर्टिकुलर डेसिबल से ऊपर साउंड, आप अपनी छोड़ो, एक पर्टिकुलर डेसिबल से ऊपर साउंड लेवल प्रोड्यूस करने वाले इंजन को आप सड़क पे लॉन्च नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल रेगुलेशन है कि जितने सारे कार मैन्युफैक्चरर हैं, उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह रखा है कि इतने पोल्यूशन, इस डेसिबल से ऊपर का अगर आपका इंजन पोल्यूशन कर रहा है, आप उसको रिफाइन कीजिए, और आप उसको लॉन्च नहीं कर सकते, सड़क में उतार नहीं सकते, ठीक है। तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। हर जगह जो डिफाइंड नॉइज लेवल है वो डिफाइंड है। BMW ने, पहले वो मैन्युफैक्चरिंग होती थी कहां पे, जर्मनी में। BMW इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी, बहुत कम लोग, इसीलिए BMW पहले कम दिखाई देती थी। तो डॉइच मोटर ने क्या किया कि BMW के इंडिया में लॉन्च किया। उनको क्या पता था कि यहाँ आदमी, उसके सर में हॉर्न बजाओ तब सुनता है, वरना आदमी सामने से हटता नहीं है। तो DRL वाला जो आजकल फैशन में इंडिया में आ चुका है, DRL इज नॉट ए फैशन एक्चुअली। देखा है ना, सब गाड़ियों में DRL आती कि नहीं आती अब, है ना। और DRL इज नॉट ए फैशन। यूरोप में एक रूल्स है कि, जर्मनी में रूल है कि अगर आप कार में बैठे हैं, अगर आप कार में बैठे हैं तो आपकी कार की लाइट जलनी चाहिए, और अगर वो लाइट नहीं जल रही तो आपका चालान। दिन में भी आप डिपर का यूज करेंगे, राइट। और कार अगर आपकी सड़क पे है तो उसकी लाइट चलनी चाहिए, और अगर कार पे आप बैठे हैं तो उसकी लाइट तब भी जलनी चाहिए। तो वो क्या होता था कि जैसे आपने चाबी लगाई, DRL अपने आप जलना शुरू हो जाते। तो DRL का कॉन्सेप्ट जर्मनी से आया। वो लोग वहां पे हॉर्न बजाना प्रोहिबिटेड है, आप हॉर्न नहीं लगा सकते गाड़ी में, किसी गाड़ी में आपको हॉर्न नहीं मिलेगा। जर्मन कार जो होती हैं, उन कार के इंजन तो बहुत नॉइज करते हैं, लेकिन किसी भी गाड़ी में आपको हॉर्न नहीं मिलेगा, राइट। वहां पे आप हॉर्न नहीं दे सकते, दिन में भी आपको डिपर यूज करना पड़ता है। इसीलिए वो लोग LED लाइट्स वो यूज करते हैं, तो दिन में भी उनकी गाड़ियों के लाइट्स दिखाई देती है दूर से। सो एक्चुअली जब उन्होंने BMW ने इंडिया ने लॉन्च किया, तो उनको जर्मन गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी कि हम जर्मनी के अंदर हॉर्न बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जर्मन गवर्नमेंट ने परमिशन दी, तब BMW ने हॉर्न्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तब जाके BMW में हॉर्न लगाया गया। सो बहुत सारे कंट्रीज में आप हॉर्न जैसी कोई चीज यूज ही नहीं कर सकते। सो नॉइज पोल्यूशन के लिए लोग इतना कंसर्न है। इंडिया में हम इसका बहुत वायलेशन करते हैं, नोट करो। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर prevention and control of pollution act came into force in India
came into force in India 1981, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 86 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया? 81 में। 1981. हाँ, नोट करिए इसी में। एंड इट वाज अमेंडेड in 1987. It was amended in 1987 and included noise pollution in this act. ठीक भाई? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक अगली बात लिखिए। अकॉर्डिंग टू CPCB, अब ये क्या है? CPCB क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इंडिया में, CPCB। अकॉर्डिंग टू CPCB, द particulate size, Central Pollution सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। अब देखो, समझो बात को। दिल्ली में क्या है? एयर पोल्यूशन ज्यादा है ना? क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो एग्जॉस्ट से, इंजन के एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलती हैं वो आपको महसूस नहीं होंगी, लेकिन वो पोल्यूट करती है एनवायरमेंट, है ना, और आपकी बॉडी को हार्म करती है। आप जैसे दिल्ली से निकल करके नोएडा में घुसते हो, आपको एयर पोल्यूशन नहीं मिलेगा। एयर पोल्यूशन कम इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही ओपन है, बहुत वाइड एरिया है और ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, और आसपास वो विलेजेस वाला एरिया है ना, वो रूरल एरिया है, जिसकी वजह से वहां पे जो गैसेस पोल्यूटेंट है उनका एमिशन कम है। लेकिन वहां पे पोल्यूशन का लेवल ज्यादा है। किस वजह से ज्यादा है? कंस्ट्रक्शन चारों तरफ मैसिवली चलता है ना, नोएडा और गुड़गांव में। उस कंस्ट्रक्शन की वजह से डस्ट उड़ती है। तो दो तरह का पोल्यूशन होता है। एक तो होता है एयर पोल्यूशन, और दूसरा क्या होता है? पार्टिकुलेट पोल्यूशन। पार्टिकुलेट पोल्यूशन, पार्टिकुलेट पोल्यूशन क्या होता है? हवा में जो डस्ट के पार्टिकल जो कभी सस्पेंड नहीं होते, वो हवा में ही उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं, वो पार्टिकुलेट पोल्यूशन कॉज करते हैं, है ना। और इनको हम लोग कैसे, किस पे काउंट करते हैं? इसको तो काउंट करते हैं किसमें? PPM में, पार्ट पर मिलियन। एयर पोल्यूशन, जो गैसेस पोल्यूशन होता है, उसको PPM में काउंट करते हैं। दिस इज गैसेस पोल्यूशन। पार्टिकुलेट पोल्यूशन को किसमें काउंट करते हैं, बता सकते हो? PPB, SPM में या PM में, ठीक है, SPM में, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM का मतलब होता है। नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू CPCB, the particulate size of 2.5 micron or less diameter, according to CPCB, particulate size of 2.5 micron or micrometer or less diameter, तो 2.5 का मतलब क्या हुआ? माइक्रोमीटर का क्या मतलब हुआ? इसे हम लोग बोलते हैं PM 2.5। इसको सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं? PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ठीक है ना। So according to CPC, particulate size of 2 micron or less diameter are responsible for causing great harm to human being, ठीक है। अच्छा, BS6 नॉर्म्स के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? आजकल BS6 इंजन आ रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कि मारुति ने डीजल कार बनाना बंद कर दिया। चेक करते हो yes ना, sir, है सुना ना। है इसके बारे में। हाँ, अब आप अगर आपको चाहिए कि BS6 में अगर आपको चाहिए कि आप स्विफ्ट डिजायर या स्विफ्ट डीजल लेना चाहो, तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि बनती ही नहीं। विजारा क्या कौन सी आती है, ब्रीजा, विटारा ब्रीजा, तो वो भी आपको डीजल नहीं मिलेगी, पेट्रोल ही मिलेगी।
तो मारुति की डीजल कारें बंद हो गई। रीजन क्या? मारुति तो अभी तक पहले जितने भी इंजन थे, बड़ी बात को बहुत ध्यान से इस कहानी को समझना, ठीक है? तो क्या था कि अभी तक जितने भी तो हम गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसके पहले यूरोप में एक नॉर्म चलते थे। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो वॉल्वो बसेस जो होती हैं, तो वॉल्वो बसेस जो आपको आजकल मॉडर्न नई बसेस दिखाई देंगी, है ना, वॉल्वो की या 2-4 साल पुरानी होगी, उसमें लिखा होगा यूरो 3। देखा है कभी यूरो 3? इनोवा और टाटा की गाड़ी के पीछे आपने देखा होगा भारत, ये लिखा होता है भारत 4, ऐसे देखा हो, ग्रीन कलर का एक टैग लगा होता है इस तरह, तो लिखा होता है भारत 4। देखा है क्या ये सब? यूरो 3, भारत 4 देखा है किसी ने? नहीं सर, याद नहीं आ रहा नहीं सर। सर, इतना नजदीक से नहीं देखा। देखना ध्यान से, नजदीक से देखने की जरूरत नहीं, पीछे डिक्की के पीछे चिपका हुआ था। पुरानी इनोवा, जो इनोवा क्रिस्टा के पहले वाली है, नई वाली में तो BS6 लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा BS6 करके, ऐसे, है ना। और इसके पहले कि आप देखोगे चिपके होते स्टिकर, ये हटते नहीं है, 10-10 साल तक नहीं, 20-20 साल तक ये स्टिकर हटते नहीं है। भारत 3 आप कभी भी वॉल्वो बस में बैठोगे, आप देखोगे यूरो 3 लिखा होता। तो एक्चुअली क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में इस जो बसेस होती हैं, इंजन होते हैं, इनके एग्जॉस्ट से निकलने वाली पोल्यूटेंट गैस को कंट्रोल करने के लिए इंजन के कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए गए, ठीक है, कि पर्टिकुलर इंजन इतना ही पोल्यूटेंट एग्जॉस्ट से निकालेगा, है ना। तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए गए। उन नॉर्म्स को हमने क्या बोला? उन नॉर्म्स को यूरोप में यूरो नॉर्म्स कहा जाता है। तो यूरो 3, यूरो 4 ऐसे करके उनके यूरो 3 नॉर्म, अभी यूरो 4 स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो इसी तरह से हमने इंडिया में भी डिजाइन किया। हमने कहा कि जितने भी हमारे कार मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि इंजन तो बनाने का काम वही करते हैं, तो उनको कहा गया कि देखो भाई, इंडिया में हम लोग BS नॉर्म्स, इसी यूरो नॉर्म्स की जगह इंडिया में हम लोग क्या यूज करते हैं? BS नॉर्म्स। तो BS नॉर्म्स क्या थे? इसको बोलते हैं भारत स्टेज। भारत स्टेज ये नॉर्म्स है क्या? भारत स्टेज नॉर्म्स ये बताता है, तो देखो मेनली पोल्यूशन किससे फैलता है? मेनली पोल्यूशन फैलता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 मेजर पोल्यूटेंट गैसेस है ना। तो हम ये डिसाइड कर देते हैं कि अगर BS6 इंजन है तो कितना सल्फर डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं BS6, सब में डीजल के साथ में एक और टंकी लगी होती है, उसमें यूरिया डालना पड़ता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लू कुछ बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं याद है? मालूम किसी को? मैं भूल गया। कुछ कौन सा ब्लू करके बोलते हैं, एक्चुअली वो यूरिया ही होता है ना। तो यूरिया डालना पड़ता है। वो क्या करता है? एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस को, इनके अमाउंट को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो BS6 इंजन में सल्फर डाइऑक्साइड के अमाउंट को रिड्यूस किया गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रिड्यूस किया गया है। तो बहुत सारी कार कंपनीज अपने इंजन को, तो अभी तक इंडिया में BS4 चल रहा था। याद रखना, इंडिया में BS5 नहीं आया है, सीधे इंडिया AdBlue। जंप। हाँ, एड ब्लू कहते हैं, हाँ राइट, एड ब्लू उसको बोलते हैं। वेरी गुड, एड ब्लू। तो एड ब्लू जितने ट्रक आते हैं सब में पड़ता है, ट्रक में भी पड़ता है, ट्रक में भी BS6 ट्रक आ रहे हैं, सब में डालना पड़ता है। नए ट्रक, नए बस, नई जितनी भी कारें आ रही हैं, डीजल कारें, सब में डालना पड़ता है ये एड ब्लू। तो वो एक्चुअली क्या है? वो यूरिया है ना। तो ये क्या करता है? BS6 इंजन की खासियत है, ये एड ब्लू मिला देने से उसमें ये एग्जॉस्ट से निकलने वाले पोल्यूटेंट को कम करने का काम करता है, ठीक है। BS नॉर्म समझ में आ गए? यस सर। यस सर, यूरो नॉर्म समझ में आ गए? यस यस सर। सर। यूरो 3 नॉर्म में एक चीज लिख लो। इन यूरो 3 नॉर्म, द अमाउंट ऑफ SO2, यूरो 3 में, है ना, इन यूरो 3 नॉर्म्स अमाउंट ऑफ SO2 was 350 ppm, है ना। एंड था 350 mm in diesel engine, in diesel, and 150 and 150 ppm, and 150 ppm was for petrol engine. तो पेट्रोल इंजन यूरो 3 नॉर्म ये कहता है कि अगर आपके पास कोई डीजल इंजन है तो उसमें 350 ppm ही SO2 निकलनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई पेट्रोल इंजन है तो 150 ppm ही SO2 निकलनी चाहिए। इससे ऊपर निकलती है तो वो यूरो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती। ये था यूरो, ठीक है, यूरो 3।
ठीक है? Yes, sir. ओके, आपका काम क्या है? अब आप क्या करोगे? नोट कर लो। अब आप ये करोगे, आप चेक कर लेना, इंटरनेट पे चेक कर लेना, BS6 नॉर्म में SO2 और NO2 का लेवल क्या है। इनफैक्ट मैं बता ही देता हूँ आपको, रुको, छोड़ो अभी क्या, अभी बताओ तो मुझे पता है कि तुम लोग कितने आज्ञाकारी हो, क्या मैत्री, है ना? यस सर, मैं भी देख ही रही थी अभी। हाँ, BS6 SO2 and 10 ppm of sulfur content. हाँ क्या हुआ? 10 ppm of sulfur content. नॉक्स, चेक कर लोगे क्या तुम लोग? So NOx का ऐसा 80 ppm. 80 ppm, अच्छा अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 80 ppm है। Yes, sir. और CO का है ऐसा 500 ppm. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सल्फर डाइऑक्साइड का और बता दो। तरीके क्या हुआ, ये तो PDF से SO2 दिया नहीं है. नहीं दिया है, चलो चेक कर लेना, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो सकता है, राइट? ठीक है, दिस कैन बी क्वेश्चन, आप पूछ सकते हो आपसे, मैं आपको पहले से बता दूं। सल्फर BS6, लिखा है सर, 10 milligrams per हाँ वही kg. सल्फर, सल्फर लिखा होगा। 10 milligrams per kg. So हाँ 10 वो, ppm. हाँ चेक कर लेना, ठीक है, नॉर्म्स कितना है वो दिया होगा गवर्नमेंट की साइट में, है ना? क्योंकि बुक्स में नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा, बुक्स में नहीं, इनफैक्ट मैंने नेट पे चेक भी नहीं किया अभी तक कि अभी नॉर्म्स क्या है। देखा तो है, पढ़ा है कई सारी जगह कि इतना नॉर्म्स गवर्नमेंट ने न्यूज वगैरह में पढ़ा है, मुझे याद नहीं एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974 safeguard the water resources, safeguard the water resources। तो हम लोग को चला रहे ना, गंगा प्लान, गंगा एक्शन प्लान, है ना, यमुना एक्शन प्लान, वो सब चला रहे ना, वो सब इसी के अंडर चला रहे होंगे। वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट 1974, है ना? इसमें लिखेंगे किसी में, a mere 0.1% impurity, mere So please 0. repeat. इसी प्रिवेंशन एक्ट के नीचे लिखेंगे, mere 0.1% impurity make domestic water, 0.1% impurities make domestic water unfit for human। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो, इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ, इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ biodegradable organic matter in sewage water, it is possible। तो हम पानी में किसी सीवेज वाटर में कितना पोल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कितना है, ये कैसे पता करेंगे? हम BOD से इसका पता लगाते हैं, है ना? BOD, sir. हाँ, तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर by measuring The BOD। amount of oxygen consumed, no? हाँ, तो BOD जितना बढ़ेगा, डिमांड जितनी बढ़ेगी, तो हमको पता लगता रहेगा कि उतना ही ज्यादा, हाँ उतना ही ऑर्गेनिक वेस्ट है, उतना ही ज्यादा वाटर पोल्यूटेड है। So, हाँ, so biodegradable organic matter के बाद बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर by measuring BOD, by measuring BOD। चलो अब देखो बच्चों,
अगला बात मुझे ये बताओ आप, अच्छा ये तो पता है ना, इकॉर्निया क्रिस्पस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। Yes, sir. वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया क्रिस्पस है ना, वाटर हाइसिंथ को, जिसका कि इकॉर्निया क्रिस्पस हम लोग बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं, उसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है। उसका ये था ना सर 65 मिलियन ऑफस्प्रिंग्स पर वो सीड। कहाँ से हम लोगों ने मंगाया था इसको, वाटर हाइसिंथ को? Australia, sir. ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया था, है ना। Okay, अच्छा sir. इसकी पॉजिटिव पॉइंट बताओ, इसकी पॉजिटिव खास बात क्या है? से क्लीन करता है वाटर को, क्लीन रखता वेरी है। गुड। क्या Yes, कैसे क्लीन sir. करता है? Pollution free रखता है. कैसे करता है? टॉक्सिक चीजें जो फैक्ट्री से निकलती हैं ये उसको वेरी गुड, वेरी गुड। तो जितना भी फैक्ट्री से निकलने वाला हैवी मेटल टॉक्सिक होता है उसको इसकी जो रूट्स होती हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इस तरह से वाटर को क्लीन करने का काम करता है, लेकिन बीओडी बढ़ा देता है जिससे फिशेस की डेथ हो जाती है, ठीक है। ठीक, चलो बहुत स्मार्ट बच्चे हो तुम सब। एक और बात बताओ इसी बात पे, बायो मैग्निफिकेशन बताओ क्या होता है? तो जब जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं फूड के अंदर और उसके बाद वो ऊपर हायर और हायर लोग ऑर्गेनिज्म से खाते रहते हैं तो मैग्नीफाई होता रहता है वो, और ज्यादा हायर चेन पर जाओगे तो उस पर ज्यादा और फर्क पड़ेगा, तो ह्यूमंस गुड पर गुड, सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। वेरी गुड। और एक एग्जांपल बता दो इसी बात पे। दो। The usage of pesticides in vegetables for vegetables. इंडिया में मैं बताता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। कई बार चीजें मिस होती है, दिमाग से एकदम उड़ जाती हैं। एक डीडीटी है ना, और हाँ डाइक्लोफेनॉल, ये दो मेडिसिन बैन कर दी हैं इंडिया में। ये दोनों मेडिसिन बायो मैग्निफिकेशन का काम करती है, ठीक है। तो मैं अभी इतना ये दोनों का नाम याद रखना, डाइक्लोफेनॉल और डीडीटी दोनों बैन है बिकॉज बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर बायो मैग्निफिकेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक एग्जांपल ही एक्चुअली क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ढेर कई बार पूछा गया है ना, बहुत बार आपको मिलेगा क्वेश्चन, हो सकता है अब ना पूछा जाए, इतना ज्यादा एक पिट गया क्वेश्चन। तो एक बार क्या हुआ कि जापान में है ना एक बे है, उसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ मिनीमाता, बे ऑफ मिनीमाता बोलते हैं, बे ऑफ मिनीमाता, है ना। बे तो तुम लोग सब लोग समझते हो ना, बे क्या होता है? Yes sir. कैसे समझते हैं? बहुत बढ़िया, बुद्धिमान हो गई मैत्री पढ़ते पढ़ते हमारे साथ। सब में पहले भी थी सर, लेकिन वो अलग बात है सर, वो 11th में सर वो इंटरेस्ट ज्यादा था ना दूसरी चीजें जानने का। अच्छा, या मुझे लगता है ये हर्षित क्या बोलते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट था, है ना बैच में, अभी वो भी सुधर गया। सर 12th में आके सब सुधर गया सर। अभी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। 11th में वो दिमाग की नस फाड़ देता था मेरी। तो अब देखो, अब क्या है, बे ऑफ मिनीमाता में क्या देखा गया कि वहां पे बहुत सारे फिशरमैन थे, उन्होंने मछली पकड़ी और जिन जिन लोगों ने मछली खाई पहले वो पागल हो गए, फिर वो मर गए। तो देखा गया बहुत सारे लोग उन फिशेस को कंज्यूम करने की वजह से मर गए। तो भाई देखा गया, तो उसको कहा गया क्या, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग मिनीमाटा डिजीज कहते हैं इसको, चाहे मिनीमाटा, वैसे मिनीमाता इसको वो बोलते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो उसको बोला गया मिनीमाटा डिजीज। तो मिनीमाटा डिजीज किससे होती है? फिश, मिनीमाटा, हाँ किसकी वजह से होती है जल्दी बताओ, क्विक। सर फिशेज। ना भाई, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से, मरकरी पॉइजनिंग। तो मरकरी के पॉइजनिंग की वजह से मिनीमाटा डिजीज होती है। अब ये हुआ कैसे समझो। तो क्या था, बे ऑफ मिनीमाटा में पता किया गया कि भाई साहब ये फिश खाने से लोग मर क्यों रहे हैं और मरने से पहले पागल हो जा रहे हैं, ठीक है, इसी को मिनीमाटा डिजीज बोला गया। तो ये पता करने के लिए देखा गया, तो सबसे पहले क्या था कि वहां पर मरकरी पोल्यूटेड वाटर कहां से आ रहा था? इंडस्ट्रीज से आ रहा, इंडस्ट्रियल वाटर। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक्स में खूब यूज होता है मरकरी का,
मर्क्यूरी पोल्यूटेड जो वाटर आ रहा था, आप मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 1 ग्राम पर लीटर मर्करी था, है ना। फिर देखा गया तो 1 लीटर वॉल्यूम में 1 ग्राम मर्करी था। इस वाटर में ग्रो कर रहे हैं कौन? एल्गी। तो एल्गी ग्रो कर रहे हैं, तो एल्गी में देखा गया कि ये 3 ग्राम पर लीटर इसका अमाउंट था। कंसंट्रेशन क्या हुआ? बढ़ गया एल्गी में। एल्गी को खाने वाली जो फिशेस थी, है ना, उन फिशेस में देखा गया कि इसका अमाउंट 5 ग्राम पर लीटर, है ना। तो फूड चेन में किसी भी हार्मफुल हैवी मेटल का एक्यूमुलेट होना धीरे धीरे, अब जब ये ह्यूमन की बॉडी में जाएगा तो और एक्यूमुलेट होगा, है ना। तो ये गया ह्यूमन की बॉडी में। अगर ह्यूमन की बॉडी में चेक किया जाएगा तो ये 7 ग्राम पर ml होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके अगर कोई भी पोल्यूटेंट, है ना, तो ये ह्यूमन की बॉडी में गया, ह्यूमन की बॉडी में जाने के बाद मर्करी पॉइजनिंग हो गई। मर्करी पॉइजनिंग वजह से क्या हुआ कि नर्वस सिस्टम ब्रेक हो गया, है ना, नर्वस ब्रेकडाउन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, नर्वस ब्रेकडाउन, है ना। तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया जिससे लोग पागल हुए और मर गए। दिस वाज एक्चुअली मिनीमाटा डिजीज। समझ आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो प्लीज पूरा एक बार ही बता दीजिए क्योंकि मैं आउट हो गई थी। मेरा कोई बात नहीं, फिर से बताता हूं। देखो हमना क्या था, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि एक डिजीज है जिसको मिनीमाटा डिजीज कहते हैं। मिनीमाटा डिजीज जापान में कई बार पूछा था कहां पे हुई मिनीमाटा डिजीज। अब इतने आसान क्वेश्चन अब नहीं आएंगे क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया, इसलिए बता रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यू डोंट नो कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ जाए, है ना। तो मिनीमाटा डिजीज एक्चुअली मर्करी के पॉइजनिंग से होती है। मर्करी किसको, मर्करी या मिनीमाटा डिजीज किस किस पार्ट को अफेक्ट करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। तो मर्करी और मिनीमाटा डिजीज ये न्यूरल सिस्टम को, ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम को इंपैक्ट डालती है। तो देखा गया कि आखिर ये डिजीज फैली कैसे। तो जापान में बे ऑफ मिनीमाटा में मर्करी पोल्यूटेड वाटर या इंडस्ट्रियल वेस्ट के फॉर्म में धीरे धीरे डाला जाता रहा, जिसकी वजह से वाटर में मर्करी का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो एग्जांपल के तौर पे वाटर में मर्करी का कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर था। अब इसी वाटर में एल्गी ग्रो कर रहे हैं, तो एल्गी क्या कर रहे हैं, वाटर तो वहीं से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मर्करी एक्यूमुलेट होने लगा एल्गी की बॉडी में। एल्गी की बॉडी में इसका कंसंट्रेशन हो गया 3 ग्राम पर लीटर। एल्गी को रोज वो जो हर्बीवोर फिशेज है, स्मॉल फिशेज है, वो एल्गी को खा रही है। एल्गी को खाने की वजह से फिशेज की बॉडी में 5 ग्राम पर लीटर बढ़ता जा रहा है मर्करी का कंसंट्रेशन। इन फिशेज को कंज्यूम कर रहे हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस की बॉडी में 7 ग्राम पर ml पर लीटर, सॉरी 7 ग्राम पर लीटर, है ना, मर्करी कंसंट्रेशन बढ़ गया। जिससे क्या हुआ, ह्यूमन की बॉडी में मर्करी पहुंचने से उनके न्यूरल सिस्टम को इंपैक्ट पड़ा, वो ब्रेकडाउन हो गया और वो पागल होकर के मर गए। इस डिजीज को मिनीमाटा डिजीज कहा गया। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, बायोमैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल चैन, बायोलॉजिकल फूड चैन में धीरे धीरे किसी भी हैवी मेटल को या पोल्यूटेंट का वॉल्यूम इंक्रीज होना, मल्टीफ्लोर इंक्रीज होना, इस प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। क्लियर है सर? हाँ। यस सर। वो सब तो समझ में आ गया सर, ये लेकिन मर्करी पॉइजनिंग फिशेस में क्यों नहीं हुई? फिशेस भी तो मर सकती थी ना। देखो समझो बात को, तुमने कभी देखा वो हिट हिट यूज किया, हिट? हाँ सर, किया है। तो उसमें लिखा होता है ना, इट इज पॉइजनस, डेंजरस। हाँ सर। तुम तो कभी यस बेहोश सर। नहीं, बेहोश नहीं हुई ना हिट डाल के? नहीं सर, लेकिन फिर भी सर प्रॉब्लम। मच्छर भी तो एनिमिलिया को बिलोंग करता है, क्यों? यस सर, यस सर, लेकिन सर तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थोड़ी हो जाती हैं। हाँ, लेकिन देखो मैत्री, हर केमिकल का, हर मेटल का और हर एलिमेंट का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फिशेस के अंदर इस बॉडी में इनका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हैवी मेटल वो उनके लिए पॉइजनिंग नहीं कॉज करती। ह्यूमंस के लिए हमारी फिजियोलॉजी डिफरेंट है, हमारे लिए पॉइजनिंग है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। नाइट्रोजन का लेवल आप देखो, एक्वेटिक मीडियम में कितना नाइट्रोजन का लेवल पड़ जाए, कभी कभी ये मरते हैं क्या, फिशेस वगैरह मरती है बताओ नाइट्रोजन बढ़ने से? नो सर। लेकिन अगर किसी न्यू बॉर्न बेबी के, है ना, न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाए तो सुना होगा ना ब्लू बेबी सिंड्रोम। यस सर, सुना था। बच्चे का ये क्वेश्चन है, याद रखना, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रोजन की
पॉइजनिंग से होता है और बच्चे का बॉडी नीला पड़ जाता है, ब्लू पड़ जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लेवल बाकी किसी को इम्पैक्ट नहीं डालता, हमारी आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। इवन हमारी आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो हम भी, आप भी क्या होगा, मर जाएंगे, है ना? क्या है? नोट ये करो। सर, लेकिन जब वो उस चीज की हैबिचुअल थोड़ी ना होती है, जब किसी कोई चीज की हैबिचुअल होता है तो उसके अंदर वो एंटीबॉडीज या फिर उसमें रहने का वो बन जाता है। लेकिन सर फिशेज में भी तो एकदम से एक्चुअली देखो क्या होता है, हमारी आपकी बॉडी में ये जितना भी हम इंटॉक्सिकेंट खाते हैं, मतलब इंटॉक्सिकेंट इन द सेंस कि जितना आप रोज आपको क्या लगता है कि आप रोज जितना वेजिटेबल खा रहे हो उसमें इंसेक्टिसाइड नहीं है क्या? है। बायोमैग्निफिकेशन मेरे अंदर भी हो रहा है, आपके अंदर भी हो रहा है। ठीक है, और जितने आप मेट्रोपॉलिटन और पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हो उतना ही ज्यादा हो रहा है। तो आप रोज जो सब्जी लेकर के आते हो उसके अंदर क्या है, हैवी मेटल इंसेक्टिसाइड्स हैं। वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उसके अंदर एक्यूमुलेट है। रोज जब आप वेजिटेबल खाते हो तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमारी फिजियोलॉजी में, हमारे ब्लड में जाते हैं। ब्लड में जाने के बाद लिवर उनको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लिवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है, वो इतने हाई लेवल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि उनको हमारा लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। फिर क्या होते हैं, वो धीरे धीरे आपके एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाते हैं। कहाँ पे? इधर पेट वगैरह में, स्टमक वगैरह में, जहां जहां आपने मोटापा अटेन किया हुआ है। ठीक है ना, जिधर जिधर आपने इकट्ठा किया हुआ हो। ठीक है, अब भाई साहब क्या होता है कि एक दिन वन फाइन डे आप डिसाइड करते हो कि मुझे पतले होना है। अब एडिपोज टिश्यू में जमा है। अब जिस दिन आप सोचोगे कि फिर से पतले होने की कोशिश करोगे, वो दोबारा से रिसाइकलिंग स्टार्ट हो जाएगी और इट विल डेफिनेटली हार्म यू। ठीक है, तो वो हमारे एडिपोज टिश्यू में जितना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब जमा हो रहा है। ठीक है, समझ आया? तो यस ये बायोमैग्निफिकेशन, तो ये मतलब सही बात ऐसा, है। हाँ बोलो बोलो, क्या हो रहा है अमना? तो मैं बोल रही थी कि मतलब अगर कोई इंसान फिर पतला होना चाहे तो वो पतला नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट है, मैं बता रहा हूँ। अब वो हैवी मेटल अगर उसकी बॉडी में डिपॉजिटेड है तो वो रिसाइकलिंग होगी होगी। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि आदमी पतला ना हो, लेकिन होगा होगा तो, लेकिन उसकी बॉडी में उसकी रिसाइकलिंग होगी, ये तय है। ठीक है, इसका अच्छा। इम्पैक्ट पड़ेगा पक्का। ठीक है, समझ आया? तो ये हैवी मेटल पोल्यूटेंट जो होते हैं ये हमारे लीवर को डैमेज करने का काम करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन से हमारा लीवर डैमेज होता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। ये वाला नोट कर लिया, ये वाला मिनीमाटा डिजीज, मर्करी पॉइजनिंग, सर नो आप लिखवाएंगे? बता दीजिए। नोट कर लो। बस ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम के फॉर्म में नोट कर लो, कौन सा आपको बोर्ड में लेके आना है। इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाता चलता रहूं आपको। नोट कर लिया हाँ क्या? सर। वेरी गुड। एक सेकंड सर। हाँ करो करो। कर लिया? सर यस सर। सर तो ये डाइटिशियंस और जिम वाले जो हमको पतला करवाते हैं, सर वो बताते क्यों नहीं है पहले कि ये फिर से हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है? अच्छा एक बात बताना, बीड़ी सिगरेट बेचने वाला ये कहेगा कि भैया पीना मत, कैंसर हो जाएगा, ऐसा कहेगा क्या तुमसे? नो सर, नो हैं? सर, और रहेगा ना समझ में, सामने ही और क्या, लिखा समझ रहे हो? मैं एक दिन सर हमारी एक और बात है, है, सर मतलब सब तो मोटे नहीं हो रहे हैं। सब तो मोटे, हाँ सब कहाँ मोटे हो रहे हैं, सही बात है। हाँ सर मतलब हम, मतलब जैसे अपनी बात करें तो सर हम तो इतना खाते हैं, हम मोटे ही नहीं हो पाते हैं। वो बॉडी की डिपेंड्स ऑन दी बॉडी फिजियोलॉजी। हमारे जैसे लोग हवा भी लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं। नहीं सर। तो तो यहाँ देखो, पर तो ट्रैवल करना पड़ता है कि यहाँ पर भी मोटे नहीं है लोग बिल्कुल भी। बिल्कुल पहाड़ों में मोटे नहीं होते, वहाँ पोल्यूशन भी कम है ना? यस। सर हम मोटे नहीं है, बट हमारे अंदर भी तो ये प्रेजेंट होगा ही ना थोड़ा बहुत। क्या ये डीडीटी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एडिपोज टिश्यू में। देखो एडिपोज टिश्यू तो सबके अंदर होगी ना, है कि नहीं?
भाई Yes, हमारे sir. एडिपोज टिश्यू सिर्फ मोटापे में थोड़े ना होते हैं, मोटापे में तो एक्सेस में उनके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन एडिपोज टिश्यू हमारे आपके ऑर्गन के ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कुशनिंग करने के लिए, एडिपोज तो हम सब के अंदर है ना, कोई कितना भी पतला आदमी एडिपोज तो होंगे। सर, तो हम ये मान सकते हैं कि जो पतला आदमी है उसके अंदर बायोमैग्निफिकेशन कम है मोटे आदमी को मुकाबले। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ओबेसिटी इज लाइक इट्स अ हाउस ऑफ डिजीज, है ना, इट्स अ स्टोरेज ऑफ डिजीज। ओबेसिटी इसीलिए ना सबसे मतलब इट्स एक्चुअली मदर ऑफ ऑल डिजीज। जितने भी डिजीज आप देखो सब ओबेसिटी से आती है, तो बहुत सारे, क्योंकि वो बॉडी की बहुत सारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करती है, इसलिए। देखो अब एक और चीज समझो, डीडीटी भारत सरकार ने क्यों बैन किया, डीडीटी? तो अब देखो डीडीटी को बैन करने के पीछे रीजन क्या था कि इंडिया में, अच्छा बताओ डीडीटी का इंपैक्ट कोई बता सकता है, जल्दी से बताओ, क्विक, डीडीटी का इंपैक्ट। इस कमबख्त मेडिसिन की वजह से वल्चर हमारे एक्सटिंक्ट हो गए। अब आप कहोगे ये क्या खास बात है, डीडीटी तो एक्सटिंक्ट हुई ना, सॉरी, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, endangered। एंडेंजर हो गए, खत्म हो जाएंगे, तुम देखना, शायद हम बचा नहीं पाएंगे। सिर्फ पहाड़ों में तो अभी भी बहुत सारे हैं सब। बहुत सारे नहीं यार, बहुत बहुत कम है। सारे हैं। पहाड़ों में बहुत कम बचे हैं यार, पहाड़ों तो में बहुत सारे हैं। राजस्थान जैसी जगहों में। हाँ राजस्थान जैसी जगह में है, बहुत कम है, बरसात बहुत कम है। When I was a child, like in my village, so we have a big banyan tree. उसमें approximately 150 से 200 वल्चर होते थे। पता है यस ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसा ट्री नहीं तो है है अभी। साथ, वहां पे एक भी वल्चर नहीं है। मैं अभी यस गया सर। था, ट्री तो है, वहां पे एक भी वल्चर नहीं बचा। और हार्डली हम लोग छोटे बचपन में देखते थे कि बहुत सारे कहीं पे कोई वल्चर ढेर सारे दिखाई देते, तो वो गाजीपुर मंडी में आपको थोड़े बड़े दिखाई दे जाएंगे, है ना, बहुत ही मुश्किल है। तो वल्चर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इनकी बहुत सारी स्पीसीज को हम बचा ही नहीं पा रहे हैं, है ना। मे बी हो सकता है कि ये एक बायोलॉजिकल फेनोमेना हो कि कुछ स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होना ही होना, ये भी हो सकता है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, ये तो तय है ना, ये तो मतलब प्रोसेस है, जो मतलब बहुत सारी चीजों को खत्म होना है, उनको एक्सटिंक्ट होना है, उनको फॉसिलाइज होना है। अब डायनासोर को अगर कोई बचाना चाहता तो क्या बचा सकता था क्या? नो सर। पॉसिबल नहीं था। नो सर। एनवायरमेंट जिसके लिए होस्टाइल हो जाए, एनवायरमेंट जिसके लिए बिल्कुल से चेंज हो जाए, और वो एनिमल एडेप्टेशन उनके अंदर ना डेवलप हो पाए, तो उनको अपन नहीं बचा सकते, है ना। अब स्पेसिमेन के तौर पे 2-4 10 रखे रहो, 100 अलग बात है, ठीक है। तो डीडीटी का क्या इंपैक्ट हुआ, वैसे वल्चर के इंडेंजर्ड होने के पीछे यही रीजन है। तो अब डीडीटी माना जाता है कि डीडीटी एक्चुअली क्या है, इंसेक्टिसाइड। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई डीडीटी है क्या चीज, तो ये इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड नहीं है, ये इंसेक्टिसाइड है। तो डीडीटी का छिड़काव हम लोग करते थे किसमें, क्रॉप्स में। क्रॉप्स चाहे ग्रीन हो या उसे स्ट्रॉ निकाला जाए, इनको कौन खाता है, एनिमल। कौन एनिमल खाते हैं, मेनली जो बोवाइन होते हैं, है ना। हम लोग सूखा चारा भी इनको खिलाते हैं और गीला चारा भी इनको खिलाते हैं। अब क्या हुआ, डीडीटी गया क्रॉप्स के, तो क्रॉप्स में डीडीटी डिकम्पोज नहीं होता है। उसके बाद डीडीटी गया इन एनिमल्स को, जो ग्रेजिंग एनिमल्स थे। इन ग्रेजिंग एनिमल्स की डेथ के बाद इनको किसने खाया, वल्चर। वल्चर्स। वल्चर्स ने। वल्चर को खाने के बाद क्या हुआ कि इनकी बॉडी में कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म गॉट डिस्टर्ब। अब उसकी वजह से क्या हुआ, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को, है ना, तो इनके एग के ऊपर, ये एग तो ले करते थे, एग शेल फॉर्मेशन स्टॉप, एग शेल फॉर्मेशन स्टॉप। तो क्या हुआ, इनके जो एग थे वो एग तो ले करते थे, सेल ही नहीं बनते थे, है ना, जिससे कि क्या हुआ, है ना, रिप्रोडक्शन बैडली हैम्पर्ड। सौ में से 2-4 ही बच पा रहे हैं, है ना, रिप्रोडक्शन बैडली हैम्पर्ड। इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ऐसे वल्चर के गायब होने के लिए डीडीटी रिस्पॉन्सिबल। द सेम थिंग हैपेंस विद डाइक्लोफेनॉल। डाइक्लोफेनॉल क्या है, एक पेन किलर। ये जानवरों को नॉर्मली दी जाती है डाइक्लोफेनॉल, कुछ इंसानों को भी सॉल्ट दिया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात क्या लिखा है? हाँ, रिप्रोडक्शन की बात क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन बैडली हैम्पर्ड एंड देयर पॉपुलेशन डिक्रीज्ड। ओके सर।
ठीक है। इट लीड प्रीमैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग। ठीक भाई, यही काम। Yes, sir. डाइक्लोफेनॉल क्या है? ये पेन किलर है, ये जानवरों को लगाई जाती है इंजेक्शन डाइक्लोफेनॉल का। तो डाइक्लोफेनॉल और डीडीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। ठीक, Yes, sir. तो मैंने आपको डाइक्लोफेनॉल बता दिया, डीडीटी बता दिया और पेनिमाटा बता दिया बायोमैग्निफिकेशन में। तो सर आपने क्या बोला डाइक्लोफेनॉन के बारे में? डाइक्लोफेनॉल क्या है? ये पेन किलर है, जानवरों को दी जाने वाली पेन किलर। इट इज अ टाइप ऑफ पेन किलर गिवन टू एनिमल्स। ठीक है सर, तो उसने कौन सी स्पीशीज को अफेक्ट किया? यही सेम क्या बोलते हैं, बर्ड्स को। ओके ओके, सही है सर। और बर्ड्स का मैं बर्ड्स का भी बता देता हूँ, डीडीटी कैसे बर्ड्स को इम्पैक्ट करता है ना, बाकी बर्ड्स को भी। तो देखा गया कि वाटर में, है ना, क्रॉप्स में डाला गया, बारिश हुई, बारिश से बहकर के लेक्स में चला गया, है ना। तो वाटर में डीडीटी का जो कंसंट्रेशन है वो 0.003 ppm देखा गया। ठीक है, वाटर में पाए जाने वाले जो जू प्लैंकटन थे, उन जू प्लैंकटन में डीडीटी देखा गया 0.04 ppm। देखो कितने गुना बढ़ गया, 100 टाइम इंक्रीज हो गया, है ना। आप जू प्लैंकटन को खाने वाली स्मॉल फिशेस में देखा गया, स्मॉल फिशेस में 0.5 ppm, 100 गुना बढ़ गया। देखते जाओ आप, है ना। और स्मॉल फिशेस को खाने वाली जो लार्ज फिशेस थी, लार्ज फिशेस में इसका अमाउंट पहुंच गया 2 ppm, है ना। और भाई साहब ये फिश ईटिंग जो बर्ड्स थी, देखा गया फिश ईटिंग जो बर्ड हैं इनमें 25 ppm पाया जाता है। समझो आप किस स्पीड से बढ़ रहा है, कितने मल्टीफोल्ड बढ़ गया। वाटर से और फिश में कंपेयर कर लो, बर्ड्स में। यही बायोमैग्निफिकेशन। Done, sir. डन, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है? एक मिनट सर। अच्छा, सर आपने 25 लिखा है? 25 ppm। ओके सर, यस डन। ठीक है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? और ये अच्छा है कि बुरा है, बताओ। देखो, यूट्रोफिकेशन नेचुरल होता है ना। और यूट्रोफिकेशन, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ये सब समझने वाले कॉन्सेप्ट है, समझे ना। आप समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूट्रोफिकेशन इज नेचुरली, है ना। तो पहली बात ये नेचुरली होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। नेचुरली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग ऑफ लीफ, एजिंग, अरे क्या लिखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग ऑफ लेक। समझो, तो क्या था कि जब मैं मास्टर्स में था, एमएससी में, तब हम लोग कई बारी प्लांट कलेक्ट करने के लिए और रिसर्च के लिए हम लोग जाते थे, कहाँ पे, देहरादून, नैनीताल, है ना। तो नैनीताल में देखते थे कि वहां पर क्या है कि किनारे किनारे वो लेक बहुत ज्यादा गंदी थी, वाटर पूरा एकदम, साइड का जो वाटर था पूरा ग्रीन ग्रीन सा हो रखा था, और उससे बहुत स्टिंग आती थी, है ना, बहुत सारा बदबू आती थी उससे, है ना। तो स्टिंग करता था वाटर। साइड में आप इतना खड़े नहीं हो सकते थे, आज की डेट में जैसे बैठ सकते हो वैसे दैट वाज नॉट पॉसिबल, है ना। और इनफैक्ट आप लेक में भी अगर बोटिंग वगैरह करते हो तो आपको बदबू आना स्टार्ट हो, वो स्मेल आपको आएगी, जो एक उससे आती है, प्लांट वगैरह से आती है, जो तालाबों में आती है वैसी स्मेल आती है।
इसके बाद क्या हुआ कि 2005 के बाद आई केप्ट ऑन गोइंग, है ना। तो मैं अक्सर जाता था। तो मैंने देखा कि 2005 में मैं एक बार विजिट करने गया, तो वहाँ पर हमने देखा कि एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है ने लेक को साफ करने का जिम्मा ले लिया। तो लेक धीरे-धीरे एजिंग लेक की हो रही थी, मतलब लेक धीरे-धीरे अगर ऐसे चलता रहता तो 2-3 साल में 200-300 साल में लेक खत्म हो जाती, ठीक है? लेक बंद पूरी खत्म हो जाती। उन्होंने क्या किया कि नीचे की तरफ बड़ी-बड़ी मोटर्स डाल दी। एक्चुअली क्या है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मोटर्स है। सेंट्रीफ्यूगेशन का काम करती हैं। तो नीचे से जब मोटर चलती है तो सेंट्रीफ्यूगेशन करती है, जिससे वो पानी को हिलाती हैं। पानी दूसरा वो ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं, तो अंदर बीओडी घटा देती हैं, मतलब ऑक्सीजन का लेवल डीओ बढ़ा रही हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिससे कि वहाँ पे फ्लोरा और फौना और डेवलप हो। दूसरा क्या करें वो सेंट्रीफ्यूगेशन का काम करती थी। तो एल्गी उससे क्या हुआ किनारे-किनारे डिपॉजिट होती गई और ये लोग एल्गी को निकालते गए ऐसे करके उन्होंने लेक को साफ कर दिया। ठीक है? ऐसा इसलिए किया कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती और यूट्रोफिकेशन से धीरे-धीरे लेक की एजिंग होती जाती एंड वन डे ये क्या होता है कि लेक खत्म हो जाती है और यूट्रोफिकेशन बहुत सारी लेक्स को खत्म कर देगा नेचुरली कर देता है। 1000 साल में कोई लेक बड़ी लेक भी खत्म हो जाती है। तो देखो यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में क्या है, पहले क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग नाइट्रोजन मेनली इसमें यही रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन रिच वेस्ट। फर्टिलाइजर भी लोग डालते हैं और नेचुरली भी नाइट्रोजन पाया जाता है, वो बह बह के पानी में जाता है। तो क्या होता है कि पानी के अंदर धीरे धीरे मिनरल का कंटेंट बढ़ने लगता है ना। सो वाटर बिकम मिनरल रिच, ठीक है। तो या रेदर देन मैं ये कहूंगा न्यूट्रिएंट इंक्रीजेस इन वाटर। तो वाटर में क्या होता है न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ जाता है। हम लोग न्यूट्रिएंट के अमाउंट के बढ़ने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो सबसे पहले जिस इंसिडेंस का बर्थ होता है वो पहला इंसिडेंस होता है यूट्रोफिकेशन। ध्यान से समझना मेरी बात को, यूट्रोफिकेशन। अच्छा, इस यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस से न्यूट्रिएंट पानी में बढ़ जाते हैं, वाटर में बढ़ जाते हैं और मेनली इनमें कौन होता है, मेनली होता है नाइट्रोजन। हम आप चलो वो बाद में बात करेंगे, हम आप कब इसमें रोल में आते हैं। अब जब न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं तो इसके ऊपर एक एल्गी होता है, वो बड़ी तेजी से ग्रो करना शुरू करता है, ठीक है ना। इस एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, इस एल्गी को हम लोग वाटर सिल्क कहते हैं। इसको वाटर सिल्क भी कुछ लोग कहते हैं, है ना। आमना बताएगी, मैत्री भी बताएगी, पायरोगायरा, वेरी गुड। वाटर सिल्क भी बोलते हैं और वाटर स्कम भी इसको कहते हैं, है ना। तो ये एल्गी बहुत तेजी से मैसिवली ग्रो करता है ना। अब मैसिवली ग्रो करने की वजह से ये क्या करता है, लेक की सरफेस में एक मोटी सी ब्लैंकेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्गल ब्लूम। तो क्या हुआ, यूट्रोफिकेशन एक दूसरी प्रॉब्लम को बर्थ देता है। वो दूसरी प्रॉब्लम है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम प्रॉब्लम क्यों, एल्गल ब्लूम की वजह से सरफेस पे ऊपर पे एक मोटी सी लेयर बन जाती है। इस मोटी लेयर बन जाने की वजह से ऊपर की तरफ से एटमॉस्फेयर से जो आने वाली डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई रुक जाती है ना। तो O2 सप्लाई स्टॉप। तो ये क्या करता है, O2 की सप्लाई को रोक देने का काम करता है। वरना अगर ये लेयर नहीं होती तो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती रहती। तो पहली बात O2 की सप्लाई को ये रोक देता है। अब क्या होता है, यहां पर यूट्रोफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया भी, अब ये क्या होता है बार बार इसका ये गिरता भी तो है नीचे, डेथ होकर के गिरता ही नहीं गिरता, बताओ। यस तो सर, डेथ यस एंड सर, डीके, तो डेथ एंड डीके की वजह से वाटर में ऑर्गेनिक कंपोनेंट और बढ़ता जाए। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जब बढ़ेगा तो किनके नंबर बढ़ेंगे, डिकम्पोजर के। जब डिकम्पोजर के नंबर बढ़ेंगे तो डिकम्पोजर इन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए किसकी डिमांड करेगा, ऑक्सीजन। यस, डिमांड ऑफ O2 व्हाट इंक्रीजेस, तो O2 की डिमांड बढ़ेगी। जब O2 की डिमांड, तो पहले से क्या था, यहां पर अंडरलाइन कुछ एनिमल थे। ये जो एक्वेटिक एनिमल थे
इनको तो पहले से ही चाहिए था, है ना। अब दूसरे इनके एक और कॉम्पिटिटर आ गए, डिकम्पोजर, तो जिससे क्या होगा, बीओडी बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बताओ। यस सर। इंक्रीज Yes, हो गई, बीओडी बढ़ गई, और डीओ क्या हो गई, डिसॉल्व ऑक्सीजन घट गई, घट गई। यस yes, है सर। ना। sir. तो इसका मतलब कि अगर किसी भी पर्टिकुलर वाटर में बीओडी बढ़ गई है, तो मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट ज्यादा है। क्लियर है ना। तो जब बीओडी Yes. बढ़ती है तो डीओ डिक्रीज होती है, राइट। तो डीओ डिक्रीज हो गई। अब इससे क्या होगा, जो अंडरलाइंग एनिमल है वो सफोकेशन की वजह से मर जाए। यही काम वाटर हाइसिंथ भी करता है। तो जब सफोकेशन से मर जाएंगे तो वहां का एक्वेटिक फौना डिस्ट्रॉय हो जाए, और धीरे धीरे एक्वेटिक फौना मतलब एनिमल तो मर गए, एनिमल की डेथ हो गई। अब ये प्लांट, ये जो पूरा इस वाटर सिस्टम, ये फैलता जाएगा, लेक को भरता जाएगा। द डे विल कम, दिस कंप्लीट इकोसिस्टम विल डाई। इकोसिस्टम तो अभी मर गया, उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी लेक ऑर्गेनिक मैटर से भर जाएगी। एल्गी क्या करेगी, पूरे वाटर को एवेपोरेट कर देगी, लेक सूख जाएगी और लेक की डेथ हो जाएगी। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग ऑफ लेक, जो नेचुरली होता है। बोलो समझ आया। यस सर। Yes, sir. अब हम आप क्या करते हैं, लेक की एजिंग की प्रोसेस को या यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस को या एल्गल ब्लूम को हम लोग क्या है, एक्सेलरेट करते हैं। कैसे एक्सेलरेट करते हैं, हमारे घरों से जो डोमेस्टिक वेस्ट जाता है, तो डोमेस्टिक वेस्ट किस क्या में क्या क्या मेनली होता है, सोप, डिटर्जेंट, हैवी में बताओ जाता है नहीं जाता है ना, और यस Yes, सर। sir. ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड वगैरह, ये सब क्या होता है, इट इज ऑल नाइट्रोजन रिच। तो ये क्या करता है, ये यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, और इस एक्सेलरेशन से अगर किसी लेक की नेचुरल एजिंग 1000 साल में होनी है, तो सिमट के 200-300 साल में ही उसकी एजिंग हो जाएगी और लेक खत्म। पूरी बात आ गई समझ में। यस सर। Yes, sir. कंप्लीट कॉन्सेप्ट याद रखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे, ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर ये आपको बात आपके दिमाग में है ना, तो क्वेश्चन ऐसे कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, वो घुमा घुमा के पूछे जाते हैं कई सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, विच विल एक्सेलरेट द एजिंग ऑफ लेक, विच विल एक्सेलरेट एयर यूट्रिफिकेशन एंड ऑल दैट। सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, तो एक दो पॉइंट नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपना नोट कर लो। नोट कर लिया Yes, sir. कर कर लिया लिया. सर। है ना। तो सबसे पहले एल्गल ब्लूम बढ़ेगा। जब एल्गल ब्लूम बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया कि तीसरी इंसिडेंस क्या होगा, डीओ की सप्लाई घटेगी। चौथा इंसिडेंस क्या होगा, चौथा इंसिडेंस ये डिमांड बाय डिमांड ऑफ O2 बाय डिकम्पोजर, है ना। तो और वो क्या लिखे सर, तीसरी सोप, डिटर्जेंट और ये सोप, डिटर्जेंट और ऑर्गेनिक वेस्ट। ओके सर। ठीक है, ओके, सबने कर लिया, सबको समझ में आ गया। देवांशी समझ में आ रहा है, जुआरिया, अनुष्का, सब लोग को समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। अच्छा नोट कर लो, पहले कुछ नोट तो करा दो, नोट कर लो। यूट्रोफिकेशन इज natural aging of lake by natural aging of lake by nutrient enrichment of its water. Next point. Pollution from human activities leads to radically accelerate the aging process. This is called cultural or accelerated eutrophication. This is called cultural or accelerated eutrophication.
Next one. Sir, leads to radically accelerate the aging process. This is called cultural or accelerated eutrophication. Next point. The prime concentration of nitrate and phosphate. The prime concentration of nitrate and phosphate leads to algal bloom. So the prime concentration of Nitrate and phosphate leads to algal growth, which decreases DO, and lead to death of organism. ठीक है भाई, डन? yes sir. चलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर तो आपने बोला था ये दो तरीके से होता है, एक नेचुरली होता है और एक आर्टिफिशियल भी होता है। तो नेचुरली तो मैंने आपको समझा दिया, आर्टिफिशियली हमने आपने उसमें डोमेस्टिक वेस्ट ऐड कर दिया। यस सर, मतलब वही है ना सर जो हम ऐड कर रहे हैं। हम आप तो एक्सेलरेट कर रहे हैं उस प्रोसेस को। हमने बोला ना कि हम आप उस प्रोसेस को जो 1000 साल में होनी थी उसको खींच के ले आए 300 साल में। यस। अब मुझे आप ये बताओगे कि ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? कौन बताएगा? अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट भाई। यस सर, जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सन की इंफ्रारेड रेडिएशन वो एनवायरनमेंट में क्या कहते हैं टेम्परेचर राइज कॉज करती है, जिनकी वजह मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्रॉस करती हैं, क्योंकि इनका लेवल जब बढ़ जाता है तब। अच्छा साथ बताओ भाई। सर जब इन गैसेस का लेवल बढ़ जाता है तो फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है सन से ज्यादा इजीली अब्सॉर्ब हो जाती हैं, व्हिच कॉजेस इंक्रीज इन टेंपरेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूँ ग्रीन हाउस क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना? देखो क्या है, दिखाता हूँ मैं ग्रीन हाउस क्या है। तुम लोग तो मुझे ग्रीन हाउस इफेक्ट बता रहे हो, मैं ग्रीन हाउस पूछ रहा हूँ, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं बता रहे हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ बता रहे हो तुम लोग मुझे, नहीं? चलो मैं आपको समझाता हूँ ग्रीन हाउस क्या है। So the increase in temperature due to increased absorption of infrared radiation due to greenhouse gases such as methane, CO2 and etc. राइट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ है ना? तो आप समझो ग्रीन हाउस क्या होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखो ये ग्रीन हाउस होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेशली ऐसे डिजाइन किए जाते हैं और इसी तरह के कांच के डिजाइन किए जाते हैं। ये ग्रीन हाउस बनाने के पीछे रीजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर वेजिटेबल ग्रो नहीं की जा सकती। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, आप कनाडा के नॉर्थ वाले पार्ट में वेजिटेबल ग्रो नहीं कर सकते, बहुत सारी वेजिटेबल्स बिल्कुल ग्रो नहीं होती है ना? और भी ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, साइबेरिया वाला पार्ट हो गया, रसिया वाला पार्ट हो गया, डेनमार्क वाला उधर पार्ट हो गया, बहुत सारी जगह पे। रीजन क्या होता है कि वहां पर टेम्परेचर इतना लो रहता है कि वेजिटेबल्स में 70% to 90% वाटर होता है, 90% इनफैक्ट वाटर होता है जो ग्रीन वेज होती है, जैसे स्पिनच वगैरह हम लोग खाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वहां पे इतना लो टेम्परेचर होता है कि वाटर जो होता है वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे प्लांट की सेल के अंदर जो वैक्यूल के अंदर वाटर भरा है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो सेल फट जाएगी, है ना?
और इस प्रोसेस को हम फ्रीज फ्रैक्चरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीज फ्रैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, फ्रीज फ्रैक्चरिंग हो जाएगी और सेल मर जाएगी। ये क्या होता है? ये वैसी ही प्रोसेस है कि आप एक एप्पल को लेकर के आते हो और उसको फ्रीजर में रख देते हो। आप एप्पल को फ्रीजर में ज्यादा नहीं 2-3 घंटे के लिए रख दो, उसके बाद आप एप्पल को निकाल के खाना, वो लगेगा सड़ गया। ठीक है, कभी ऐसा महसूस किया है? यस सर। ठीक है, आप कभी भी देखोगे आपके फ्रिज में नीचे की तरफ वेजिटेबल वाला कंपार्टमेंट हमेशा नीचे हो, और जिस आप सस्ता फ्रिज लाओ, चाहे महंगा फ्रिज लाओ, चाहे अच्छा लाओ, चाहे खराब लाओ, हर में सब में नीचे वेजिटेबल वाला कंपार्टमेंट होगा, और वो भी ऊपर से कवर्ड होता है, उसको ऊपर एक ढक्कन भी मिलता है लिड लगाने के लिए। होता है नहीं होता? बताओ। यस सर यस सर होता है। वो इसलिए होता है ताकि नीचे का टेम्परेचर डाउन कम हो पाता है। दूसरी चीज, वो ढक्कन क्या करता है? वो ढक्कन उन वेजिटेबल के अंदर आइस क्रिस्टल नहीं बनने देता, इसीलिए उसको ढका जाता है। ठीक है, आप कोरिएंडर लेकर के आते हो, धनिया लेकर के आते हो, पालक लाके, आपको टेक्निकल बात बताता हूँ, है ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, समझा करो। तो आप धनिया लेके आते हो, पालक लेके आते हो, आपकी मम्मी क्या करती है? उसको लेकर के उसको फ्रिज में रख दिया, है ना, और आप देखते हो खराब हो जाती है, सड़ जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आप कुछ नहीं करो, धनिया आपके घर में आया, आप उसको कोरिएंडर को या स्पिनच को उसको ले लो, और एक पॉलीथीन लो, और पॉलीथीन को बहुत टाइटली पैक कर दो, टाइटली पैक करके उसको नीचे वाले कंपार्टमेंट में रख दो। उसकी लाइफ करीब 3 दिन बढ़ जाएगी, जल्दी खराब नहीं होगा। क्या हुआ? एक्चुअली क्या होता है, इनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होता है ना। तो क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होने से तो नॉर्मली बाहर खराब हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जब आप इनको फ्रिज में रख देते हो तो बहुत इजीली इनके अंदर आइस क्रिस्टल बनने लगते हैं, फ्रीज फ्रैक्चरिंग होती है और ये सब खराब हो जाती है। जब आप क्या करते हो, पॉलिथीन में पैक कर देते हो, तो गैसेस का एक्सचेंज रुक जाता है। गैसेस का एक्सचेंज रुक जाने से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस लो हो जाती है। तो पहला इंसिडेंट। दूसरा क्या होता है, जब आप उसको पॉलिथीन में पैक कर देते हो तो ट्रांसपिरेशन रुक जाने की वजह से आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, जिससे कि क्या होता है, वो जल्दी खराब नहीं होती है ना। तो फ्रिज फ्रैक्चरिंग से खराब हो जाती है। अब इस डिवाइस को, इस प्रोसेस, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? ग्रीन हाउसेस का फॉर्मेशन किया। इस तरह के स्पेशल टाइप के ग्लास के हाउसेस बन जाते हैं। आप गर्मी में जब अपनी कार खड़ी करते हो तो ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती है। क्यों? बाहर से एनर्जी लाइट के फॉर्म में आ रही, मतलब कैसे आ रही? शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में। वो लाइट हमारी कार के अंदर टकरा रही है या इस ग्रीन हाउस के अंदर टकरा रही है। जब टकरा के बाहर जाने की कोशिश कर रही है तो एक्चुअली क्या होता है, वो कन्वर्ट हो चुकी है लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हीट एनर्जी जो होती है वो क्या है? इंफ्रारेड होती है। बोलो, होती नहीं होती? यस सर। और इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लाइट वेव रेडिएशन से कम होती, ज्यादा होती? बताओ, विजिबल स्पेक्ट्रम से कम होती है ज्यादा होती है सर। फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड चेक करके बताते हैं रेड सर। की, एक मिनट, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है ना। तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी उससे कम होती है। फ्रीक्वेंसी के यस टर्म्स में सर पढ़ते होती है। हैं, वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी इंफ्रारेड की। यस सर। शायद। सर रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर हाँ, इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेज। ऐसे वही ना, देखो विजिबल यस रेज। सर, फ्रीक्वेंसी कम हुई विजिबल रेज की, हाँ, मतलब तो विजिबल रेज विजिबल, की ज्यादा हुई। हाँ, विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की, है ना। रेड से कम इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से कम एक्सरेज की, एक्सरेज से कम फिर नीचे आई माइक्रोवेव्स, है ना। माइक्रोवेव से फिर गामा रेज, गामा रेज से फिर कॉस्मिक रेज, है ना। ये हम लोग इससे पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, बाकी आजम सर से समझ लेना, तो रेड की है ना। फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। हाँ, रेड की कम होगी और इंफ्रारेड की उससे भी कम होगी। यस सर, और उससे तब, भी ज्यादा कम। हाँ, यस तभी तो वही है ना। तो इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी उससे कम होती है और वेवलेंथ रेड से क्या होती है? ज्यादा होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब क्या होता है, ये ग्लास क्या करता है, ये ग्लास जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है उसको क्रॉस नहीं करने देता, है ना। तो क्या होता है, वो लॉन्ग वेव्स गई और टकरा के फिर से वापस आ गई। तो क्या होता है, वो रेडिएशन बार बार इसी के अंदर टकराता रहता है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाहर टेम्परेचर -40 और अंदर 20 डिग्री, 25 डिग्री। आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। दैट्स हाउ एक्चुअली ग्रीन हाउस वर्क। तो ग्रीन हाउस वेजिटेबल ग्रो करने के लिए डिजाइन किए गए, और इस इफेक्ट को हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा। क्लियर है? यस सर। इसको हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा। यस सर। अब क्या हो रहा है, ये कहां तक सबको समझ में आ गया? तो ग्रीन हाउस यस इफेक्ट सर। क्या होता है कि व्हेन एनर्जी गेट ट्रैप्स इनसाइड एनी सिस्टम एंड it collide to the walls and fall back again. By this way it increases the temperature of internal environment. So इसको हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा। अब क्या है, हमारी अर्थ में, अर्थ के ऊपर, पूरी कहानी को बहुत गौर से समझिएगा। ग्रीन हाउस सबको समझ में आ गया? ग्रीन हाउस इफेक्ट। यस सर, समझ आ गया। ठीक है।
अब देखो भाई लोगों, क्या है कि ठीक है, मैं आता हूं। अब ये है हमारी अर्थ। अर्थ के ऊपर है ना नेचुरली एक लेयर है, और वो जो अर्थ के ऊपर नेचुरली लेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, इसलिए हम जिंदा हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये CO2 की जो लेयर है ये नेचुरली बिहेव कैसे कर रही है? ये नेचुरली ही भाई साहब बिहेव कर रही है किसकी तरह? ग्रीन हाउस की तरह। तो क्या होता है, ये ऊपर से लाइट आई, लाइट किस फॉर्म में आई? ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आई, है ना? शॉर्ट वेव रेडिएशन टकराई, टकराने के बाद ये लॉन्ग वेव रेडिएशन में कन्वर्ट हो गई। कुछ अमाउंट में लाइट बाहर निकल गई, एटमॉस्फेयर में एनर्जी बाहर वापस चली गई, और कुछ अमाउंट में अंदर आ गई, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना है अर्थ का? 15 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बना, और इस वजह से हम आप रह पा रहे हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक पतला सा ब्लैंकेट नहीं होता, बहुत गौर से समझिएगा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर नहीं होती, CO2 का ब्लैंकेट नहीं होता, CO2 लेयर कहूंगा मैं इसको, CO2 लेयर, अगर ये CO2 की लेयर नहीं होती तो हम आप अर्थ पे नहीं रह पाते, अर्थ में पानी नहीं होता है। एक्चुअली अर्थ का पूरा पानी किस पे कन्वर्ट हो चुका होता? आइस पे कन्वर्ट। क्लियर है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जिसकी वजह से हम आप अर्थ में रह। अब क्या हो रहा है? तो हम हर चीज को खराब करने का ही काम कर रहे हैं, यही हमारा काम। हम आप क्या कर रहे हैं? हमने आपने क्या किया कि बहुत सारी फैक्ट्री लगा दी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा दी, और हमने आपने वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगा करके इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या किया? एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं? वी आर एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 एडिशन, और CO2 एडिशन की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि CO2 का एक ब्लैंकेट बनता जा रहा है। अब ये ब्लैंकेट बनने की वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी जितनी वापस जानी चाहिए उतनी वापस नहीं जा पा रही, और ये एनर्जी वापस ना जा पाने की वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है ना? और पिछले 100 सालों में, 100 ईयर्स में, हमारी इस एक्टिविटी से अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है? 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत होता है, ये आपको लग रहा होगा कम हो रहा है। मैं आपको बता दूं भाई साहब, जिस दिन 16 टच कर जाएगा, 16 क्रॉस कर जाएगा, उस दिन पूरे के पूरे ग्लेशियर मेल्ट कर जाएंगे, अर्थ के पूरे लैंड के ऊपर 4 मीटर पानी चढ़ जाएगा, और अर्थ में कोई भी लाइफ नहीं बचेगी 16 क्रॉस करने एवरेज टेम्परेचर। आप मान लीजिए, ठीक है, पिछले 100 सालों में 0.06 बढ़ गया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? इस CO2 के एडिशनल ऐड होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये 100 साल में जो बढ़ा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। और CO2 के साथ में जो गैसेस इस इफेक्ट को बढ़ा रही हैं वो कौन है? CFC, मीथेन, वाटर वेपर, ये भी है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा आ चुका है। वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स में। वाटर वेपर है ना, CFC, CH4, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं, और ये क्या कर रही हैं? ये अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस। किसी को डाउट हो पूछो। नो सर, नो डाउट। समझ में आ गया ना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? यस सर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में किस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो पहले कौन कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? फैक्चुअल बात यह है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% है ना, इसमें CH4 का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20%, इसमें CFC का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% है ना, और इसमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो ये है 6% है ना। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट नहीं होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 नहीं होता, एक्चुअली क्या होता? -18 होता, कैलकुलेटेड। अगर ये CO2 की लेयर नहीं होती, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो रहा होता अर्थ पे, तो हम आप रह नहीं पाते, क्योंकि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 होता, मतलब सब कुछ आइस में कन्वर्ट हो चुका।
ठीक है, यस सर। राइट। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, हेडिंग डालो ओजोन डिप्लीशन बता दूंगा, है ना, नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी। ओजोन डिप्लीशन क्या है, नॉइज पोल्यूशन क्या है, थोड़ी बड़ी चीजें हैं, एक नेक्स्ट क्लास पर उसको कर डालेंगे। यही तक रखते हैं। ठीक भाई, तो अब आपको करना क्या है, पढ़ा तो मैंने बहुत दिया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया सिलेबस ना। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बताऊंगा, नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, कुछ और पोल्यूशन वगैरह, टाइप पोल्यूशन भी बता दूंगा, समझा दूंगा, कंसेप्चुअल चीजें और डेटा डेटा की चीजें। अब आपको करना क्या है, जो आपको मैंने पढ़ा दिया है पुराना वाला, है ना, उसका आप बार बार रिवीजन करिए, और रिवीजन करके जहाँ भी आप क्वेश्चन में फंसते हैं जिस जगह पे, हाँ, उन चीज़ों को पूछिए, उन कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट कीजिए, ठीक है, ऐसे ही करते रहिए, जिससे कि आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। फिर अब कुछ डिजाइन करेंगे कि चैप्टर वाइज ले लेंगे, कि जैसे मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करके आना है, ठीक है, मैं वो चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप क्वेरी सॉल्व करूंगा, ठीक है। और किसी यस को सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो बताओ। नो सर, नो डाउट। नहीं है, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, अब रिवीजन सर। स्टार्ट, है ना, क्योंकि पोल्यूशन तो बहुत लाइट टाइप का चैप्टर है, आपने देख लिया होगा, समझने वाला ज्यादा है, इसमें कुछ रटना नहीं है, थोड़ी बड़ी फैक्चुअल चीजें हैं, बाकी मैक्सिमम आपको समझना है, ठीक है। ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। देव्यांशी, तुमको थैंक यू सब समझ में सर। आ रहा है, मैंने देव्यांशी का आज तक कोई क्वेरी नहीं दी। सर बाय। बाय बाय, टेक केयर। देव्यांशी, रिप्लाई तो करो कुछ, लो गायब हो गई इसकी आज तक कोई क्वेरी नहीं आई देव्यांशी की।